हेलो। हेलो। स्टार्ट हो गया। चलिए। आपका ये बिहार दरोगा का 11 नंबर सेट का है। जो ये इसका डिस्कशन नहीं करा पाए थे, पेंडिंग हो गया था, उसी को पहले आज हम डिस्कशन देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं, हम लोग डिस्कशन में टाइम आगे बढ़ाते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका, रेखा चित्र में सतह के साई बल का मान क्या होगा, जो नीचे दिया गया है ग्राफ। और जी का वैल्यू दे दिया है कितना, जी का वैल्यू जो दे दिया है आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूछ रहा है ये ग्राफ को देखते हुए बताना है। तो आप लोग जानते हैं कि जो बल का मात्रक होता है, फार्मूला होता है, बल का जो मात्रक होता है एफ बराबर, ए में पढ़े हैं जनरली, लेकिन जब थीटा दे देगा, एंगल दे देगा, तब क्या बताए थे आप लोग को फार्मूला, एफ बराबर ए में साइन थीटा बताए थे। ए को जी भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों का यूनिट जो होता है क्या होता है, समान होता है। दोनों का यूनिट क्या होता है, जी का भी होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ए का भी होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ एफ बराबर मास कितना केजी हो जाएगा, 2 केजी हो जाएगा मास। और ए जो हो जाएगा जी के बराबर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10। और साइन थीटा, यानी थीटा का वैल्यू कितना दे दिया है, थीटा इक्वल टू आपका 30 डिग्री दे दिया है। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो ये देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यूनिट जो बचेगा आपका कितना 10। और कहेंगे कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो चलिए ये जो हो जाएगा कितना न्यूटन हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका कितना न्यूटन, 10 न्यूटन। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड का। कह रहा है एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हुई है। तो दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं उसके ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगा। तो याद रखिएगा, दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण में टोटल 6 प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण में कितना प्रतिबिंब बनेगा, 6। 5 को वास्तविक बनता है और 1 काल्पनिक, 1। तो बताए थे इसमें जो होता है अवतल दर्पण में, याद रखिएगा एमएन दर्पण है, और ये जो होता है इसका मुख्य अक्ष होता है, और बीच में जो होता है ये पोल होता है, और इसको बोलते हैं अनंत। इसको क्या बोलेंगे, अनंत। और यहाँ पर होता है एक मुख्य फोकस, और बीच का भाग को कहते हैं वक्रता केंद्र। तो याद रखिएगा, वस्तु को जितना दर्पण के सामने आगे की ओर बढ़ेगा, तो प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे भागता है। याद रखिएगा कि वस्तु को जितना दर्पण के आगे ले जाएंगे, उतना ही प्रतिबिंब दर्पण से पीछे भागेगा। तो याद रखिएगा, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनता है मुख्य फोकस पर। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, तो प्रतिबिंब भी जितना ही आगे खसकेगा उतना ही इमेज पीछे खसकेगा। तो ये आ जाएगा कहाँ पर, 2 नंबर आ जाएगा यहाँ पर आपका। और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो यानी 3 नंबर पर हो, तो यह भी हो जाएगा 3 नंबर। तो याद रखिएगा, वक्रता केंद्र के पहले जो वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब वास्तविक तो बनेगा, लेकिन वस्तु से छोटा बनेगा। और जैसा ही वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वस्तु जो है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह वस्तु के क्या बनेगा, बराबर बनेगा। वस्तु के क्या बनेगा, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो यह प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही। और जब वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखिएगा 4 नंबर, तो प्रतिबिंब भी बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में।
और जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। देखिए एक दूसरे का अपोजिट हो गया। जब अनंत पर रखेंगे तो मुख्य फोकस पर, और जब मुख्य फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर। देखिए ये दोनों है जो समान होगा। लेकिन 6 नंबर देखिए, छठा जो प्रतिबिंब बनता है वह मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। जब वस्तु को रखिएगा, यही क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में, कि जब वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के किधर बनेगा? आगे के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा। और जो प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है वह हमेशा क्या होता है? सीधा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा। क्लियर? तो कह रहा है कि कितना होगा? तो देखिए यहाँ और यहाँ के बीच में एफ होगा, और जितना आगे बढ़ेगा उतना ही प्रतिबिंब पीछे जाएगा। तो ये भी एफ होगा, तो एफ और एफ कितना एफ हो जाएगा? 2f के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 2f के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो जब भी नीला दिखाई देगा तो वह किसके कारण होता है जी? नीला कहेगा, नीला दिखाई देना, नीला दिखाई देना या किसी भी चीज का चमकना। नीला दिखाई देना या कोई चीज चमकता है वह किसके कारण होता है जी? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगर कोई भी चीज पानी में घटना घटता है, कोई भी चीज कोची में? पानी में घटता है, तो वह किसके कारण होता है जी? पानी में घटना घटेगा तो वह सारा टेढ़ा दिखना, सीधा दिखना, उल्टा दिखना। तो पानी में कोई भी प्रतिक्रिया दिखाता है तो वह किसके कारण? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। अब आइए दूसरा है कि डॉक्टर साहब का जो स्टेटोस्कोप होता है या प्रतिध्वनि सुनाई देता है, दोबारा सुनाई देता है, डॉक्टर साहब का स्टेटोस्कोप, डॉक्टर साहब का स्टेटोस्कोप, स्टेटोस्कोप या प्रतिध्वनि, या प्रतिध्वनि किसके कारण? परावर्तन के कारण। किसके कारण जी? परावर्तन के कारण होता है। या कहेगा एग्जाम में एक और आता है, तारे का टिमटिमाना। किसके टिमटिमाना? तारे का टिमटिमाना। ये भी किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्लियर? यह आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रकाश के प्रकीर्णन। तो कहीं भी कोई चीज नीला दिखाई दे या चमकता है तो वह किसके कारण? कोई भी घटना पानी में घटेगा तो किसके कारण? या पूछा हुआ क्वेश्चन है तारे का टिमटिमाना, प्रकाश की कौन सी घटना है? या कहेंगे डॉक्टर साहब का स्टेटोस्कोप किसके किसके कारण होता है? या कहेंगे प्रतिध्वनि सुनाई देता है, किसके कारण? ध्वनि के परावर्तन के कारण। तो यहां तक कोई दिक्कत? चलिए कह रहा है कि इस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो सबसे ज्यादा जो ध्वनि का वेग होता है किसमें होता है? ठोस में होता है। तो इसको सीरीज में देता है दरोगा बिहार पुलिस में। तो सबसे ज्यादा बोलेंगे किसमें होगा जी? ठोस में, फिर किसमें? द्रव में, फिर किसमें? गैस में, और फिर किसमें? प्लाज्मा में। फिर किसमें? प्लाज्मा में। सजाने के लिए दे देगा। सबसे ज्यादा होता है एल्युमिनियम में। सबसे ज्यादा किसमें होता है? एल्युमिनियम में होता है 6420। सबसे ज्यादा किसमें होता है? एल्युमिनियम में। अगर कह देंगे ध्वनि है जो किस प्रकार का तरंग है जी, पूछता है, तो यह एक अनुदैर्घ्य तरंग है। यह कैसा तरंग है? अनुदैर्घ्य है। और प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ है। क्योंकि अनुदैर्घ्य उसे कहते हैं जिसको गुजरने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अनुदैर्घ्य को गुजरने के लिए किसकी आवश्यकता? लेकिन प्रकाश एक कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ है, क्योंकि उसको गुजरने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो चलिए सबसे ज्यादा किसमें? ठोस में, द्रव में, तब गैस में, तब किसमें?
प्लाज्मा में। और कहेंगे निर्वात में यह नहीं गुजरेगा, इसका क्या हो जाएगा? 0। निर्वात में ध्वनि गुजर नहीं सकता, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण में विद्युत धारा को पता लगाया जाता है? तो विद्युत धारा को पता किससे लगाया जाता है जी? गैल्वेनोमीटर से। विद्युत धारा को किससे पता लगाया जाता है? और मापा किससे जाता है? मापा जाता है किससे? अमीटर से। मापा किससे जाता है? और किसमें मापा जाता है? किसमें मापा जाता है? तो एम्पियर में। किसमें मापा जाता है? एम्पियर में मापा जाता है। अब आइए, प्रतिरोध को किसमें मापिएगा? आर को। प्रतिरोध को किसमें मापिएगा? ओम में। और विभव और विभांतर को किसमें? विभव और विभांतर दोनों को किसमें मापिएगा? ओम में। एक और आता है एग्जाम में, आवेश। किसका? वोल्ट मीटर लगा सकते। ओम करने गया, विभव कौची लिख दिए? प्रतिरोध वाला लिखे थे, सॉरी। ये हो जाएगा कौची? वोल्ट मीटर, ऊपर वाला लिखा गया। आवेश को किसमें मापिएगा? कूलम्ब में। आवेश को किसमें? कूलम्ब में। इतना आते रहता है। विद्युत धारा के प्रवाह को किसे मापा जाता है? गैल्वेनोमीटर से। विद्युत धारा की प्रवाह को किसमें मापा जाता है? अमीटर। या पता लगाने के लिए भी कहेगा था किसको? कहेंगे, लेकिन मापा किससे जाता है? और कहेंगे किसमें मापा जाता है? प्रतिरोध को किसमें? कहेंगे विभव और विभांतर को। फिर कहेंगे आवेश को। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, अगला क्वेश्चन है, 257 डिग्री सेल्सियस पर जल का भौतिक अवस्था क्या होगा? तो देखिए, ठोस होगा कितना डिग्री पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठोस कितना डिग्री पर होगा? और कहेंगे तरल कितना पर होगा? तो जैसे ही 0 से ऊपर जाइएगा तो यह कौन अवस्था में आ जाएगा? तरल अवस्था, यानी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, द्रव अवस्था में। और कहेंगे प्लाज्मा जब 1500 से ऊपर जाएगा तो किसमें होगा? ये जो है 100 डिग्री जब बॉइलिंग पॉइंट होगा तो ये वाष्प बन के किस अवस्था में बदल जाएगा? गैसीय अवस्था में। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, किसके वृद्धि के साथ ठोस के द्वारा डाले गए दबाव की कमी आ जाती है? किसके बढ़ाने से हो जाएगा जी? तो जानते हैं कि प्रेशर बराबर होता है कौची? फोर्स बाई एरिया। प्रेशर बराबर क्या होता है जी? जब देखिए एक दूसरे के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। जब प्रेशर बढ़ेगा तो क्षेत्रफल घटेगा। जैसे देखिए क्वेश्चन आता है, कोई व्यक्ति का दाब पृथ्वी पर सबसे अधिक कब लगेगा? जब व्यक्ति दौड़ता हुआ रहे, या व्यक्ति दोनों पैर पर खड़ा है, या व्यक्ति लेट जाए, या व्यक्ति एक पैरों पर खड़ा हो जाए। तो सबसे ज्यादा दाब कब लगेगा? जितना कम क्षेत्रफल छेकेगा उतना दाब अधिक लगेगा। अब देखिए इसको पांचों हाथ से धक्का देंगे तो ठीक है, तो क्षेत्रफल ज्यादा लेगा। और कभी देखते होंगे कि एक उंगली से दबाया जाता है तो इसमें क्या होता है? दाब क्या लगता है? जब क्षेत्रफल कम होगा तो दाब क्या होगा? तो यह पूछता है कि दाब जो होता है क्षेत्रफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर? तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर? क्षेत्रफल हो जाएगा आपका। चलिए, बल का मात्रा क्या होता है जी? चलिए, संवेग का निकाले थे कल, क्या निकाले थे? केजी मीटर पर सेकेंड। वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। अब बताइए तनी राशि, क्षेत्रफल कौन सी राशि है? अदिश। बल कौन सी है? सदिश। संवेग भी कौन सी है? वेग भी कौन सी है? कोई दिक्कत? चलिए, आश्रित जल। कौन जल? वर्षा के जल को भी आश्रित जल बोला जाता है। जब ऊपर से गिरता है वर्षा का जल तो शुद्ध जल होता है, लेकिन जमीन पर आने के बाद, कणों से मिलने के बाद वह क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है। या हम फर्टिलाइजर वाटर जो बोलते हैं, शुद्ध वाटर। शुद्ध जल जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। या आश्रित जल भी विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। तो कह रहा कि आश्रित जल में मछलियां क्यों जीवित नहीं रह सकती है? तो बताइए, जो शुद्ध जल होगा, जब पानी में से मछली, गंदा पानी में मछली जीवित रह सकता है,
लेकिन जैसा ही नदी में से निकाल के चाहिएगा कि घरे ला के लोटा गिलास में रख दे तो मछली फिर भी क्या होगा, मर जाएगा। क्या वो नहीं, वो गंदगी में ही रहता है, लेकिन जैसे उसका शुद्ध वाटर में रखिएगा तो मछली क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। तो किसके कारण होता है जी, कहा कि प्रसारण के कारण मछलियां शरीर के तरल पदार्थों का क्या कर देता है, पतला कर देता है। यहाँ से दो क्वेश्चन होता है, मछलियां श्वसन की क्रिया किससे करता है, गिल्स से। मछलियां श्वसन की क्रिया किससे करता है, और मनुष्य किससे करता है, फेफड़ा से। ये आता है क्वेश्चन, मनुष्य मछलियां श्वसन की क्रिया किससे करती है, तो मछलियां जो है श्वसन की क्रिया किससे करेगा, गिल्स से। क्लियर। या कहेंगे शुद्ध जल में कहेंगे, आइए सबसे शुद्ध जल किसको माना जाता है, वर्षा का जल। सबसे शुद्ध जल किसको माना जाता है, वर्षा जल को सबसे शुद्ध जल माना जाता है। क्लियर। एक और एग्जाम में आता है अम्लीय वर्षा। कौन वर्षा, तो थोड़ा सा बताइएगा तो अम्लीय वर्षा के बारे में। अम्लीय वर्षा में मुख्य रूप से क्या घुला रहता है, SO2 और NO2। इसका pH वैल्यू कितना होता है बउआ, 5.5 से कम। इसका pH मान क्या होता है, ये क्वेश्चन में बार बार आता है एग्जाम में। अम्लीय वर्षा में मुख्य रूप से कौन कौन घुला रहेगा, SO2 और कौन, इसका pH मान कितना होता है, 5.5 से कम। इसी के कारण दांत सड़न भी शुरू हो जाता है जब pH वैल्यू है। आइए निम्नलिखित में से कौन है जो अति उष्मा क्षेपी है, जो सबसे ज्यादा उष्मा का क्षेपण करता है। तो एगो कह रहा कि जल में किसको घोलने से, वॉशिंग सोडा के घोलने से, या जल में ब्लीचिंग पाउडर को घोलने से, या जल में किसके घोलने से, सल्फ्यूरिक एसिड को घोलने से, या जल में कॉपर सल्फेट। तो किसके घोलने से होता है जी, जल में क्या घोलिएगा, तो जल का सूत्र क्या होता है जी, H2O, और सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है, H2SO4। रिएक्शन बनाने आता होगा, जब भी रिएक्शन करता है तो धातु अधातु से करता है। किससे करता है, धातु अधातु से। तो यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन भी अधातु है, ऑक्सीजन भी अधातु है, और क्या है जी, सल्फर भी है जो क्या है, अधातु है, और ऑक्सीजन भी क्या है, अधातु है। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों अलग अलग टूट जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, सल्फर सल्फेट अलग हो जाएगा। इसमें जो निकलेगा, इसमें 95 कैलोरी, कितना कैलोरी, 95 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा निकलकर बाहर आवेगा। यानी टूटेगा तो 2 हाइड्रोजन प्लस SO4। अब बाकी तोड़ दीजिएगा, ऑक्सीजन का जानते हैं कितना होता है जी। चलिए आगे देखिए, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर जी, जल में सल्फ्यूरिक या अम्लों के राजा किसे कहा जाता है, अम्लों का राजा किसे कहते हैं, या गाड़ी के शीशे वाले बैठक में कौन सा अम्ल डाला जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए कह रहा एक दोहरी अपघटन की अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच में क्या आदान प्रदान होता है। तो आदान प्रदान पढ़े होंगे, इसमें किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। किसका होता है जी, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। तो कह रहा कि किस अभिक्रिया होता है, तो इसमें हो जाएगा आंसर कौची, आयन होता है। जैसे कोई भी है, एल्युमिनियम है, ये क्या है, एल्युमिनियम है। अगर इस पर माइनस कर देंगे तो यानी कि इलेक्ट्रॉन का ये क्या करेगा, तो आदान प्रदान के बीच में पड़ा, ये नहीं करा कि किसका प्रदान होता। अगर केवल कहता कि दोहरी अपघटन या जो अपघटन अभिक्रिया है तो इसमें आयन का होता है आदान पर। जैसे इस पर इलेक्ट्रॉन एक गेन किया, या हम कहेंगे एल्युमिनियम है, इस पर अगर +1 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसमें सॉरी 10 बोल रहे हैं, 12 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा, याद रखिएगा जब दोहरी अपघटन की अभिक्रिया होता है उसमें किसका होता है, आयन का। बताइए इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था, परमाणु का खोज कौन किया था, जॉन डाल्टन। परमाणु का खोज कौन किया था, परमाणु बम का, परमाणु बम ऑटो हान, हाइड्रोजन बम एडवर्ड जनरल, एडवर्ड जनरल। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल, डायनामाइट सिलाई मशीन। ऑक्सीजन का कौन किया था, प्रिस्ले एवं सीले। नाइट्रोजन के कौन किया था जी,
रदरफोर्ड। नाइट्रोजन का कौन किया था? चलिए, सीमेंट तथा जल के मध्य रासायनिक क्रिया को कहा जाता है। जब सीमेंट और जल आपस में मिलते हैं तो उसके मिलने की अभिक्रिया को क्या कहेंगे? जलीकरण। क्या कहेंगे? जलीकरण कहा जाता है। अब आइए, सीमेंट में क्या क्या मिला होता है? यह पूछता है एसीसी सीमेंट। कौन सीमेंट? एसीसी सीमेंट का इसका कब शुरुआत हुआ था? 1936 में। कब हुआ था जी? और सीमेंट में क्या कौन कौन रहता है? चूना होता है। सीमेंट किसका बना होता है? चूना, सिलिका और किसका बना होता है? एल्यूमिना। चूना, सिलिका और किसका? पूछता है। यही तीन गो आएगा कि सीमेंट तथा जल के मध्य जो अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया, वह क्या कहलाता है? कहेंगे सीमेंट किसका बना होता है? चूना, सिलिका और एल्यूमिना। आगे बढ़िए। कह रहा है लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग का जो गैस होता है वह कौन होता है? जो लाल भूरा रंग का गैस निकलता है वो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। कौन सा गैस निकलेगा? जब लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते हैं तो उस समय लाल भूरे रंग का कौन सा गैस बाहर निकलेगा? नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन भाषा से लिया गया है? तो कौन हो जाएगा यहाँ पर जी? जिसका नाम किस अल्फाबेट से शुरू होता है वो रासायनिक नेम होता है, और जिसका नाम कुछ और से शुरू होता है वो लैटिन नेम होता है। तो कौन हो जाएगा? क्लोरीन का तो Cl लिखेबे करता है, एल्युमिनियम का तो Al लिखेबे करता है, कार्बन का तो C लिखेबे करता है, लेकिन आयरन का लिखाता है क्या? Fe, यानी इसका होता है फेरम। इसका क्या होता है? तो ये अलग नाम है। या सोना का क्या होता है जी? सोना का Ag होता है। चांदी का क्या होता है? सोना का होता है Au। सोना का Au और चांदी का Ag। चलिए, चांदी का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 47। और सोना का कितना होता है? 79। और लोहा का कितना होता है जी? 26। क्लोरीन का कितना होता है? 17। आयरन का कितना? चलिए, एल्युमिनियम का कितना होता है? 13। कार्बन का 6। चलिए, आंसर क्या हो जाएगा आपका? आयरन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन तो बन गया कौची जी? तो याद रखिएगा, कोई भी धातु, यहां से क्वेश्चन आता रेलवे में, धातु है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा। कोई भी धातु जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है और कौन सा गैस मुक्त करता है? हाइड्रोजन गैस। ये क्वेश्चन रेलवे में कई बार दिया है। सभी धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? ऑक्साइड। और कौन सा गैस मुक्त करेंगे? हाइड्रोजन। क्लियर? तो यहाँ पर आंसर कौन सी हो जाएगा जी? देखिए, दोनों आपस में जुड़ गया ना, तो अभिक्रिया क्या हो जाएगा? संयोजन। और टूट जाता तो क्या हो जाता? अपघटन। जैसे बड़ा चीज जो छोटा में बदल जाएगा तो क्या बनेगा? और दो अलग अलग चीज आपस में जुड़ जाएगा तो संयोजन। कह रहा है किसका गलनांक बहुत ही निम्न होता है? देखिए, कौन है जिसका गलनांक सबसे कम होता है? तो कौन हो जाएगा जी? कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसका गलनांक होता है 29.6 समथिंग। और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है कितना होता है? 31। एटॉमिक नंबर कितना? 31। कोई दिक्कत? तो कहेंगे कि किसका गलनांक बहुत कम होता है जी? यह एक ऐसा धातु है जिसको हाथ पर रखते ही यह क्या होता? पिघलना शुरू कर देता है। पूछेगा कि वह कौन सा धातु है जिसको बाहर हाथ पर रखते ही पिघलना शुरू कर देता है, तो वह कौन सा हो जाएगा? गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? इसका गलनांक कितना हो जाएगा? जैसे सोना का गलनांक जानते हैं आप लोग, ये भी पूछा जाता है। सोना का गलनांक होता है 19 पॉइंट कितना? 30। 19 पॉइंट कितना? 30 गलनांक होता है। गलनांक ये कम कम दाब पर ही गलने लगता है। ये सोना का एती होता है, अपेक्षिक घनत्व होता है। अपेक्षिक घनत्व होता है।
और सोना कितना कैरेट शुद्ध होता है जी? जो 1 कैरेट में कितना ग्राम होता है? 200 ग्राम। 1 कैरेट में कितना ग्राम? हाँ, रुक जाइए 1 मिनट। हेलो जी। चलिए देखिए, ठीक है, तो सोना कहेंगे कि सोना का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 19.3। जो सोना कितना कैरेट होता है? 1 कैरेट में कितना मिलीग्राम होता है? 200 मिलीग्राम। लेकिन याद रखना आपको गैलियम का, गैलियम सबसे ज्यादा देता है। बताइए कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में? अधातु कौन है? कौन है? ब्रोमीन। चलिए कहेंगे हाथ पर रखते ही पिघलना शुरू कर देगा कौन? गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना? अपेक्षिक घनत्व कितना? सॉरी, चलिए। करा निम्न में से कौन कार्बनिक अम्ल है? तो इसमें से कौन है जो कार्बनिक कार्बनिक अम्ल है जी? तो बताइए, इसमें से कार्बन, जिसमें कार्बन रहेगा वही ना कार्बनिक अम्ल होगा। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल का तो आप लोग पहले से जानते हैं, H2SO। इसमें कोई कार्बन आया तो ये तो कार्बनिक अम्ल नहीं होगा, ये हो जाएगा हाइड्रोक्सी अम्ल, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है। दूसरा देखिए, ये है कि नाइट्रिक अम्ल HNO3, HNO3, तो इसमें कार्बन आया तो ये भी कार्बनिक अम्ल नहीं होगा। अब देखिए साइट्रिक अम्ल, इसका होता है C6H7O8, इसमें कार्बन आया तो ये कौन अम्ल हो जाएगा? तो बताइए तनी अम्ल के बारे में। अम्ल का पीएच मान कितना होता? अम्ल का पीएच मान 7 से कम। कहेंगे जिसका पीएच मान 7 होगा वो क्या होगा? उदासीन। जिसका 7 से अधिक होगा, नींबू में कौन सा अम्ल होगा? नींबू में कहेंगे कौन सा? या कहेंगे हम लोग सेव में कौन सा एसिड होगा? सेव में मैलिक। दूध और मक्खन में क्या होगा? ब्यूटेरिक। और दूध में लैक्टिक। दूध में। और मूत्र में यूरिक। मूत्र में कौन सा एसिड होगा? यूरिक एसिड। घास में कौन सा होगा? बेंजोइक। घास में कौन होगा? टमाटर में कौन होगा? ऑक्जेलिक। टमाटर में क्या होगा? ऑक्जेलिक। फिर बताइए चींटी के डंक में कौन होगा? फॉर्मिक। चींटी के डंक में कौन होगा? अब आइए, अम्ल और क्षार का जो अम्ल क्षार और उदासीन को किससे मापते हैं? पीएच स्केल से। किससे मापते हैं जी? पीएच स्केल का खोज कौन किया था? एसके सोरेनसन। कब किया था बताइए? पीएच स्केल का खोज कब हुआ? 1909 में। 1909 में। क्लियर हो गया? आंसर बता दिए थे ना उसमें। आंसर कौन हो जाएगा इसका जी? साइट्रिक अम्ल। आगे बढ़िए। एल्कोहल। एल्कोहल माने जानते हैं? बहुत सारे लोग होंगे जो अल्कोहल का बढ़िया से जानते होंगे। पीने के बाद बिना डांस कैले कोई आदमी रहेगा नहीं बाराती में। नहीं, अब छूना थोड़े ना है, उसको तो पीना है। छूने के क्या जरूरत? छूने के क्या जरूरत? अरे उसको गिलास पकड़िया ऊपर से उतर ले लेना है। अल्कोहल का एक अलग दुनिया होता है। जो बारात में देखिएगा, जैसे हम ही लोग को देखिए डांस करने नहीं आता है। एक बार गलती से पी लिए थे भैया के बारात में, तो अब तो भाई जानवे करते इसका दुनिया एक रंगीन होता है। सब चीज तुमको हरियाली हरियाली लौकेगा। हरियाली कहने का मतलब कोई है तो लाले पीला नजर आएगा, आपको बूढ़ा बुजुर्ग नजर कोई नहीं आएगा। डांस तो करे आता नहीं है। और घड़ी थे हम थोड़ा सा नहीं हाइटर, अब ना अब तो खत्म हो गया। अब डांस तो करे आता नहीं था। वो लीला के बाद में दुनिया अलग होता। कोई गोर उड़ने जा रहा है तो कोई गोर उड़ने जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज उसका अच्छाई भी। हाँ पिए थे, झूठ क्यों बोले?
कोई भी चीज खराब नहीं है, लेकिन उसका प्रयोग गलत है। लाइन मारना सही है, लेकिन किसी के साथ जबरदस्ती लाइन मारना ये गलत है। अब कोई लड़की है जो बार बार मना कर रहा है आपको कि देखो हमको आपसे बात नहीं करना है, आप पीछे पीछे हल्लो, ये आपका गलती है। अगर आपने से इशारा दिया, वो इशारा दे दिया, तो भले आप पीछे पीछे जा रहे तो वो सही है। अभी ना क्यों हमर हो, अब एक पीछे कोई गेले तो दे दनादन, वो क्या है, गलत है। तो देखिए शराब भी गलत नहीं है, आज से नहीं इसका सेवन हो रहा, वैदिक युग से हो रहा। तो ये बना था उनके लिए जो हार्ड वर्क करते हैं, दिन भर हार्ड वर्क किए खेतों में, या देखते पौलदारी वगैरह, उनका कितना वर्क। लेकिन ये न कि दिन भर पलंग पर एसी में बैठल है और रात के बोतल चालू है। अरे बेलूरा तू कौन काम के नहीं, अतरी लीवर सब सड़ जाएगा तो। वो हार्ड वर्क करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका जितना सिलेरी मांसपेशियां है वो उसको सेटल कर लेगा। जितना कोरोना में मरा है वो सब पैसवे वाला मरा है। कोरोना में कौन मरा है, पैसवा वाला मरा है। दिन भर तो हमनी के पैसा तो आराम से रूम में बैठ के खा रहा है रेंट से, ढेर मर गया है पैसा वाला, और ढेर टीचर वो मर गया। जो ज्यादा पैसा कमैले था ना एशिया वाला, वही सब लटका है, जो तनी एजेड होल था तो खूब खाया मक्खन मलाई तो ल निकलिया। हम लोग के कौची खेत में के काम करल शरीर था, तो जो मट्टी में रहा था उसको कोरोना प्रभावित नहीं किया, जो बाहरी वातावरण से अलग था उसी को कोरोना पॉजिटिव हुआ। सबका हुआ था, लेकिन हुआ सबको है कोरोना, हुआ सबको है, लेकिन जो मेहनती आदमी था वो अपने आप ठीक कर लिया। अजय तने एसी में घूमे वाला था, जानते ना कि बुखार लगेगा तो चेकअप होगा। हम लोग के कौन होगा, कट भी जाता था तो लड़का में क्या करते थे, मटिए लगा देता था आदमी, ठीक है, तो उसी में ठीक हो जाता था। तो चलिए आप लोग जो भी बिहार दरोगा के विद्यार्थी हैं, और बिहार पुलिस का आपका जनवरी में 21,000 वैकेंसी आ रहा है, तो हम यही कहेंगे कि आप लोग अभी से जी जान लगा दीजिए, क्योंकि बारात के दिन कदुआ रोपने से कदुआ फड़ नहीं जाएगा। वैकेंसी आएगा तो दुनिया भर के लड़का सेट मारे लगे, आज हम सेट मारिए देंगे, आज हम तो 2 दिन और 2 महीना में तैयारी नहीं होता है। तैयारी का मतलब होता है कि रिदम होना चाहिए, वो आपके गलतियों को ढूंढना होता है कि आपका पिछला बार 5 नंबर से छूटा तक कहाँ गलती था, और वही गलती को फिर दोहराइएगा। जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा तो सेट मारना शुरू कीजिएगा, तब फिर आप 40 से 60 देते देते रह जाइएगा। उसको कहते अलकट गगड़ी छलकट जाला। जैसे बैंग को देखे होंगे, बरसात आता है तो बस टे टे उछलना शुरू, और जैसे ही बरसात खत्म। बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी है, वैकेंसी आएगा तो 16 घंटा पढ़ेंगे। अरे 16 घंटा ना तुम भाई 4 घंटा, लेकिन रेगुलर पढ़ो, जहाँ ईरर है उसको पकड़िए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो एल्कोहल, तो एल्कोहल में क्या क्या होता है जी, एल्कोहल में होता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और क्या होता है कार्बन। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और क्या होता है कार्बन। आंसर कौन हो जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आंसर हो जाएगा आपका अल्कोहल में बी। अल्कोहल हमारे शरीर के किसको प्रभावित करता है, लिवर खा जाता है। ज्यादा जो अल्कोहल का सेवन करता है उसको क्या सड़ जाता है, और जो ज्यादा सुक्का मारता है उसको क्या हो जाता है, फेफड़ा खराब हो जाता है। और जो ज्यादा ब्रेन शुगर मारता है को चाहिए मस्तिष्क खराब हो जाता है, मस्तिष्क हैंग कर जाता है। ना सुने हैं ब्रेन शुगर, और ना बताए थे कि एगो लड़की थी हाफ पैंट वाली, हमार तो देख के ओकरा होश उड़ गया, दम इतना स्मार्ट था ना, और लेके मार सिगरेट धुकले। हम कहे बाप रे बाप, देख ले बाबा। चलिए, तो यहाँ पर आंसर कौन सी हो जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आगे देखेंगे हम लोग अल्कोहल के बाद। ये सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा एग्जाम में इतना जो है ग्लोबल वार्मिंग। कौन वार्मिंग है जी, ग्लोबल वार्मिंग से हमेशा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो ग्लोबल वार्मिंग है, या आपका दे देता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, फोटोसिंथेसिस, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको 100% पर्यावरण में से रहता है। तो आइए, तो ग्लोबल वार्मिंग में जो मुख्य रूप से है वह 7 गैस जिम्मेवार है। कितना गैस है जी, 7 को। लेकिन मुख्य गैस कहेगा तो कौन हो जाएगा,
मुख्य गैस का नाम बोल देगा ना, गैस कहेगा तो कौन हो जाएगा, तो आपका CO2। केवल कहेगा कि मुख्य रूप से जिम्मेवार कौन है, तो केवल जिम्मेवार होता है जलवाष्प। जिम्मेवार कौन होता है जी, तो सबसे पहला जो आंसर होता है जलवाष्प होता है, पहला आंसर क्या होता है। लेकिन गैस कहेगा तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कभी कभी कह देता है कि इनमें से कौन है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार नहीं है। तो याद रखिएगा 3 से है, 3 कौची से है, सी से है। कौन कौन, पहला हो गया CO2, फिर हो जाएगा CH4, फिर हो जाएगा CFC यानी क्लोरोफ्लोरो कार्बन, फिर हो जाएगा NO2। अब रहता कौन है कि नहीं रहेगा, तो एक जम्मा में दिले रहेगा कौची, SO2। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से बहुत ज्यादा आता है। उत्तक बताए थे, जाइलम जो है जी कैसा उत्तक है, जाइलम जो होता है, जाइलम और फ्लोयम जटिल उत्तक है। कैसा उत्तक है, जटिल उत्तक है। जाइलम का काम है कौची ले जाना, संवहन का काम। फ्लोयम का काम है क्या, भोजन या खाद्य पदार्थ को। फ्लोयम का काम क्या है, खाद्य पदार्थ को ले जाना। सरल उत्तक कौन कौन होता है जी, ये सब होते हैं जटिल उत्तक। और सरल उत्तक होते हैं कोलेनोकाइमा, कोलेनोकाइमा। और क्या होता है, स्केलोकाइमा, स्केलरोकाइमा। एक होता है कौन, पेरेनोकाइमा। कोलेनोकाइमा के कारण क्या होता है जी, लचीला। कोलेनोकाइमा के कारण क्या होगा, स्केलोकाइमा के कारण क्या होगा, कठोर। इसके कारण क्या होता है, झुकाऊदार, झुकाऊदार हो जाता है। ठीक है, तो कहेंगे जाइलम क्या लेके जाएगा जी, अब फ्लोयम क्या लेके जाएगा, खाद्य पदार्थों का संवहन करेगा। पौधे में लचीलापन किसके कारण, किस उत्तक के कारण, कठोरपन किसके कारण, स्केलोकाइमा झुकावदार के, या लचीला किसके कारण। चलिए एक और है, चलिए। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं, तो कौन सा गैस बाहर निकलेगा हो, और कौन सा गैस ग्रहण करते हैं, कौन सा गैस ग्रहण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को अंग्रेजी में क्या बोलिएगा, फोटोसाइंथेसिस। फोटो, एग्जाम में आना ही आना है, ग्लोबल वार्मिंग दे या प्रकाश संश्लेषण की। अब बताइए इसमें किसका दर अधिक होता, प्रकाश संश्लेषण में किसका, प्रकाश संश्लेषण का दर में सबसे ज्यादा दर किसका होता है, लाल रंग का। किसका होता है जी, चलिए। प्रकाश संश्लेषण में बाहर कौन सा गैस निकलेगा, और कहेंगे कौन सा गैस ग्रहण करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से ग्रहण करता है, वायुमंडल से। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से, वायुमंडल से। ऑक्सीजन कहां से देगा जी, जल से। ऑक्सीजन कहां से निकलता है, और नाइट्रोजन कहां से, मिट्टी से। नाइट्रोजन कहां से, और मीथेन बताए थे, यह निकलता दलदली क्षेत्र में, दलदली। फिर बताए थे आपको धान के खेत, धान का खेत में बताए थे, गोबर गैस प्लांट में, यहां से निकलता है कौन गैस, मीथेन। क्लियर। चलिए, पोलियो और चेचक के रोग होता है, कौन कौन रोग होता है जी, पोलियो और चेचक। तो बताए थे कि पोलियो और चेचक जो होता है वह किसके द्वारा होता है, विषाणुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा, तो बताए थे, तनी देख लीजिए। वायरस, वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं, इसको अध्ययन को क्या कहते हैं, वायरोलॉजी कहते हैं। अब आइए इसके द्वारा जो रोग होता है, जो देख लीजिए, राहुल के पापा और चाचा को चिकन खाने से, कौची खाने से, चिकन खाने से मुंह कान में क्या हो गया, मुंह कान में जुकाम हो गया। इबोला आपको कौन, इबोला एड्स, यही है जो किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। याद रखिएगा, राहुल के पापा और चाचा को चिकन खाने से मुंह कान में जुकाम हो गया। इबोला आपको कौन, एड्स। राहुल से हो जाएगा आपका रेबीज, रेबीज। पापा से हो जाएगा पोलियो,
चाचा से हो जाएगा आपका चेचक, चिकन से हो जाएगा, ये भी पूछा हुआ, चिकन गुड़िया, चिकन गुनिया, चिकन गुनिया। मुंह से हो जाएगा मेनजाइटिस, मेनजाइटिस। कान से हो जाएगा कंजाइटिस, कंजाइटिस। चलिए, जुकाम जो पूछेगा किसके द्वारा होता है, तो जुकाम होता है वायरस के द्वारा। ये है इबोला, इबोला भी किसके द्वारा फैलता है, वायरस के द्वारा। इसको खोज हुआ था पहली बार साउथ अफ्रीका में। कहां देखा गया था, साउथ अफ्रीका में। और सबसे ज्यादा आने वाला है जिसका नाम है क्या, एड्स। तो बताइए एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है जी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। कहेंगे एड्स का जांच किसके द्वारा होता है बुआ, एलिसा। एड्स का टेस्ट किसके द्वारा, कहां जांच होता है एड्स का टेस्ट, हॉस्पिटल में। कहां टेस्ट होता है, हॉस्पिटल में। HIV पॉजिटिव और HIV निगेटिव। तो चलिए, ये आपका पिछला जो था बिहार दरोगा का। तो जो भी नए बच्चे नहीं, अभी और है, हाँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, विषाणुओं के संक्रमण के कारण होता है। तो ये थे आपके किसके द्वारा, वायरस द्वारा होने वाला रोग। कवक द्वारा कहेगा तो याद रखिएगा दाग दाद खुजली बीटेक्स मलहम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, वसीय पदार्थ जिसमें वसा होता है, फैट होगा, तो वसीय पदार्थ ज्यादा खाइएगा तो क्या हो जाएगा, क्या होगा जी, वसीय पदार्थ खाइएगा, जितना ज्यादा चाउमीन खाइएगा, घी खाइएगा, और जितना ज्यादा डलडा वाला पूरी खाइएगा, तो शरीर क्या हो जाएगा, दौड़ क्या होगा, निकल जाएगा। तो ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा आप लोग चाउमीन चाट पर, क्या कि अभी लगन के समय है, फिटनेस बना के रखना है, तो ये सब कम खाना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है जी। तो कोशिका में कौन सी पाचन थैली कहलाता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम का खोज कौन किया है, डी डुबे। कौन खोजा है जी, किसकी मात्रा बढ़ जाने पर इसके आत्मघात होता है, कोलेस्ट्रॉल। किसकी मात्रा बढ़ जाने से, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने से लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। कब खोज हुआ था, 1954 में। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया, भाई कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, कोशिका के पावर हाउस किसको कहेंगे, या पूछता है क्रेब्स चक्र, ये एग्जाम में दरोगा में पूछा हुआ है, क्रेब्स चक्र का निर्माण किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। या कोशिका के पावर हाउस किसको कहते हैं। चलिए आगे, यहीं तक है ना। चलिए, तो जो भी है बचा हुआ अभी तक कंप्लीट हो गया, जो भी बच्चा का छूटा हुआ था आप एक बार देख लीजिएगा। और जो भी लड़का भी घर पर बैठकर सोच रहे हैं कि अभी सेट ना मारेंगे, दरोगा का नोटिफिकेशन आएगा तब मारेंगे, तो याद रखिए आपका जनवरी में इसका बारे में पता चला कि दरोगा का वैकेंसी जनवरी में आने वाला है। तो आप लोग अभी से ही लग जाइए। उस समय तो नोटिफिकेशन देखकर बहुत सारे जो न भी मार रहे वो भी मारना शुरू करेंगे। तो रिजल्ट वही बच्चा का होता है जो हमेशा उसमें लगा होता है। जिन विद्यार्थियों का 1 नंबर से या 2 नंबर से मेरिट नहीं बना है, या जिनका भी रिजल्ट 1 नंबर 2 नंबर से नहीं हुआ है, तो वो आके अभी स्टार्ट करे अपना सेट, और इसका डिस्कशन भी डेली करा दिया जाता है। तो आप आके अड्डा GS पटना खुशी मार्केट में मनीष सर से एक बार जरूर मिले, और दरोगा की तैयारी आज कल मत कीजिए, क्योंकि आपका रिजल्ट जो है मेरिट है मात्र 1 नंबर से, 1 नंबर से गड़बड़ाइएगा तो आप फिर एक बैक हो जाइएगा। तो जिन विद्यार्थियों को दरोगा का बनना है, वर्दी लेना है, और बिहार पुलिस का भी वैकेंसी आपको जनवरी में दिया जा रहा है, तो जो लड़का मारना चाहते हैं, जो भी गर्ल्स मारना चाहते हैं, आकर एक बार जरूर मिलिए। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में।